Okay, good morning to all my dear students. In the last lecture, we have already studied about the block mountain, that is on page number 12, Geography, chapter number 2. Okay, now today we are going to learn the next important topic, that is on page number 13, Geography, chapter number 2. Okay, students? Now let us start. That is about the geographical explanation of the rift valleys. Okay, students? Now page number 13 पे देखना geography टेक्स्ट बुक, और रिफ्ट वैलीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. फिगर नंबर 2.10. ओके स्टूडेंट्स, रिफ्ट वैली एंड फिगर नंबर 2.10, रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा रिवर. ओके, नाउ लेट अस पे अटेंशन. Geographical explanation. When horizontal movements on the earth's surface act in opposite direction. देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, दो एरो दिख रहा है आपको. तो ये जो है ना, दोनों एरो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. और कौन सा मूवमेंट है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. ठीक है. सो व्हेन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस act in opposite direction, okay, that results to tension. देखो सेकेंड पिक्चर में तो क्या हुआ यहाँ पे? that results to tension in the rocks of the earth crust. समझ में आया? जब दोनों वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बीच में क्या आएगा? टेंशन आएगा. जैसे हम लोग ने ऊपर देखा था, देखो अब एक बार वापस बताता है ना. हम लोग ने एक स्ट्रिप लिया था और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से दोनों तरफ से हमने ज़ोर से खींचा उसको. तो व्हाट हैपन? इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप देयर विल बी टेंशन, एंड व्हाट हैपन्स? ऑब्जर्व द पेपर, है ना, गिवन अवे इन द सेंटर, that results to a cracks in the rocks. समझ में आया? वैसे ही सब होता है. तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना on the earth surface act in opposite direction, that causes the tension on the rocks of the earth crust. When this tension increase, और ये जो टेंशन है देखो ना बीच में, टेंशन जब बढ़ते जाएगा, when the tension increases, the fractures develop in the rocks. Tension increases, fractures develop in the rocks. That leads to the formation of fault. देखो थर्ड पिक्चर में दिया हुआ है. टेंशन बढ़ते गया तो क्या हुआ बाद में? फॉल्ट इन द रॉक्स. ओके, एंड consequently the rock on both the ends slides, and the continuity in the layers of the rocks is not found. Okay, and that is called as rift valley. Now let us learn about rift valley. Okay students, pay attention now. देखो अभी क्या बोला रिफ्ट वैली में. Sometimes two fractures develop side by side. देखो अभी फिगर नंबर 2.10 देखना अच्छे से. Okay, figure number 2.10. Sometimes two fractures or two fault develop side by side in the earth crust. The land in between the two fractures subsidize. मतलब बीच का जो ज़मीन है ना वो सब्सिडाइज होगा और वो नीचे चला जाएगा. बराबर. अभी ये फ्रैक्चर क्यों हुआ? तो हमने पहले भी पढ़ा है कि horizontal waves are moving to opposite direction, that results to the tension in the rocks of the earth crust, and when this tension increase, fractures develop in the rocks and that leads to the fault. समझा? और ऐसे दो फ्रैक्चर जब डेवलप होंगे साइड बाय साइड in the earth crust, the land in between two fractures subsidize. बीच का जो ज़मीन है वो सब्सिडाइज हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और उसके कारण दिस सब्सिडाइज डीप पार्ट
ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रिफ्ट वैली। समझा सबको? बोथ द स्लोप ऑफ द रिफ्ट वैली आर स्टीप। और ये जो दोनों फॉल्ट है ना, और बीच में जो एरिया है, जो रिफ्ट वैली है, उसका हम लोग एग्जाम्पल अभी 2.10 में पढ़ने वाले। तो दोनों जो है फॉल्ट, उसको हम पकड़ेंगे। वन फॉल्ट नेम इज़ विंध्या रेंजेस, ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर है, विंध्या रेंज, विंध्या माउंटेन बोलते हैं इसको। और दूसरा जो फॉल्ट है ना, उसको हम बोलते हैं सतपुड़ा रेंज। ओके, सतपुड़ा रेंज। स्टूडेंट अंडरस्टैंड? फिगर नंबर 2.10 यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 क्रैक्स आए, बीच का एरिया सब्सिडाइज हो गया और उसके कारण क्या बना? रिफ्ट वैली बना। ओके, तो रिफ्ट वैली का बीच का जो एरिया वो रिफ्ट वैली है, और दोनों साइड जो ऊपर आए हुए हैं ना, वो क्या है मालूम है? माउंटेन से बेटा। तो फर्स्ट माउंटेन कौन सा है? विंध्या माउंटेन है। और दूसरा जो फॉल्ट है वो सतपुड़ा है, और बीच में क्या है? रिफ्ट वैली है। और उस रिफ्ट वैली से नर्मदा रिवर गई है। देखो फिगर 2.10, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13, फिगर नंबर 2.10। दोनों तरफ पर्वत है और पर्वत के बीच में से रिवर गई है, और उसका नाम है नर्मदा रिवर। ठीक है, और वो दोनों पर्वतों का नाम क्या है बच्चों? तो एक पर्वत का नाम है विंध्या पर्वत, विंध्या रेंज, और दूसरा पर्वत जो है ना वो है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्ट वैली। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? लेट अस सी एन एग्जांपल्स ऑफ रिफ्ट वैली। तो एग्जांपल्स देखो क्या दिया है रिफ्ट वैली का। द रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा रिवर, दैट इज़ इन नॉर्थन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। सेकेंड, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, दैट इज़ इन अफ्रीका। थर्ड है राइन रिवर रिफ्ट वैली ऑफ यूरोप। These are the 3 examples of rift valley. Understand all of you? Next we are going to learn page number 14. देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एपिरोजेनेटिक मूवमेंट। तो कॉन्टिनेंट कैसे बनता है? कॉन्टिनेंट मालूम है आपको? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। समझो? तो ये सभी कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, वो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो टेक्स्ट बुक में भी ध्यान दो अच्छे से, और यहाँ पे मैं डायग्राम्स भी दिखा रहा हूँ आपको। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, स्लो मूवमेंट्स अकर्स। देखो यहाँ पे पहले बोला है क्या? तो स्लो मूवमेंट्स अकर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। समझा? यहाँ पे दिख रहा है सेंटर आपको? तो ये जो हमारा सेंटर है वो बहुत ही डीप है। आपने पढ़ा है अर्थ क्रस्ट का जो सेंटर है वो बहुत ही डीप है, 6371 किलोमीटर है वो एरिया। समझा? तो स्लो मूवमेंट्स होता है कहाँ पे? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ओके, और बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट्स वास्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड। देखो यहाँ पे दिया अभी। तो ये सेंटर में क्या हुआ? पहले स्लो अर्थ मूवमेंट्स हुए, और इस मूवमेंट्स के कारण सम पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड। समझा? ऊपर की तरफ आ गया। समझा? एंड सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट गेट सब्सिडाइज। ठीक है, हार्ड रॉक होगा तो ऊपर आएगा, और सॉफ्ट रॉक रहेगा तो सब्सिडाइज होगा। ये रीज़न है। हार्ड रॉक रहेगा ना, हार्ड रॉक जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र है अपना, तो महाराष्ट्र इज़ मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक, और बसाल्ट रॉक है ना बेटा बहुत ही हार्ड एंड टफ है। ठीक है, तो अगर अर्थ क्रस्ट में हार्ड रॉक रहेगा देन द रॉक विल बी अपलिफ्टेड। ओके, और सॉफ्ट रॉक्स रहेंगे तो रॉक विल बी सब्सिडाइज। एंड अनदर पार्ट क्या बोला? देखो, व्हेन द पार्ट ऑफ दिस अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड, और ये जो अर्थ क्रस्ट का पार्ट है ना, ये जो जब अपलिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो कॉन्टिनेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। समझो? ये 7 कॉन्टिनेंट्स बनेंगे।
and therefore this movement is called as continent building movement. इसको हम लोग क्या बच्चे बोलते हैं? continent building movement. ठीक है. Now let us learn how the continents are formed. देखो अभी आपको मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत. तो बहुत ही है ना, करोड़ों सालों पहले की बात है. 6,000 crores of year ago there was a super duper continent. एक ही कॉन्टिनेंट था पहले, 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे. देर इज़ ओनली वन सुपर डुपर कॉन्टिनेंट और उसका नाम था पेंगियन. ओके, देखो दिया है मैंने यहाँ पे पेंगियन. एक ही कॉन्टिनेंट था. तो क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक्स, ओके, व्हाट हैपन? दिस पार्ट डिवाइडेड इनटू 2, नॉर्थन एंड सदर्न. देखो अभी डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, मतलब अर्थक्वेक के कारण. ओके, ये जो सुपर डुपर कॉन्टिनेंट था ना बच्चों, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉर्थन पार्ट एंड सदर्न पार्ट. ओके, और उस नॉर्थन पार्ट को हम क्या बोलते हैं मालूम है? लॉरेशिया. नॉर्थन पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? लॉरेशिया. और सदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड. ठीक है, सदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड. फिर धीरे धीरे क्या हुआ मालूम है? और बीच में क्या मालूम है? इन द मिडल देर वॉज ए सी ऑफ टेथिस. बीच में समुंदर है और उस समुंदर का नाम है सी ऑफ टेथिस. ठीक है, तो क्या हुआ अभी धीरे धीरे? आफ्टर सम thousands of crores year ago this continents again form into a new formation. तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट एक ही सुपर डुपर कॉन्टिनेंट था, फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, नॉर्थन एंड सदर्न, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड. फिर धीरे धीरे अगेन इट वाज सब्सिडाइज्ड एंड अपलिफ्टेड एंड डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स. दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है, इस तरह से हमारे क्या बने? कॉन्टिनेंट्स बने हैं बिकॉज ऑफ द स्लो अर्थ मूवमेंट्स. समझा बच्चों सबको? तो ये डायग्राम है इसका, कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म हुए, और उसको करोड़ों साल लग गए, 6,000 crores of year ago the continent are formed. Extensive plateaus can also be formed because of such movements. तो कॉन्टिनेंट से क्या क्या आपको मालूम रहेगा? एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट एंड इंडिया इज़ कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. ठीक है, तो इससे हाँ, इसी तरह से हम लोग ने अभी पूरा स्लो अर्थ मूवमेंट्स पढ़े. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सडन मूवमेंट्स. अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चे? सडन मूवमेंट्स. सडन मूवमेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? अर्थक्वेक्स पढ़ेंगे, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक्स, फोकस एंड एपिक सेंटर पढ़ेंगे, सेस्मिक वेव्स मतलब क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर सेस्मोग्राफ डायग्राम है, हाउ टू मेजर द अर्थक्वेक. समझो? फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इफ़ेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक का कितना बुरा असर होता है पूरे दुनिया में. फिर सेंट्रल वेंट, फिर वॉल्केनोस का डेफिनेशन है. फिर टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस है, सेंट्रल वेंट वॉल्केनो एंड फिशर वॉल्केनोस. फिर उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ने वाले. ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉल्केनोस. लेट अस स्टार्ट अबाउट द सडन मूवमेंट्स. ठीक है बच्चों? ना देखो अभी दिया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया सडन मूवमेंट्स. द सडन मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स विच ब्रिंग abrupt changes on the earth's surface. Sudden movements that occur suddenly without any prior information. आपको पता कि नहीं आएगा वो, suddenly it occurs without any prior information. Okay, so what happens in the sudden movements? Sudden movements are those movements which results to a bad changes on the earth's surface that results to the earthquakes and volcanoes. Earthquakes and volcanoes are the best example of the sudden movements. एक तरफ देखो पूरा का पूरा पृथ्वी में है ना, अर्थ में क्रैक्स आया हुआ है. अर्थक्वेक का आपको मीनिंग बताया था मैंने. अर्थ मीन्स द ग्राउंड and quake means the trembling or shaking of the ground, and cracks are develops in the ground. Okay, and volcanoes भी हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में.
सेंट्रल वेंट वॉल्केनो एंड फिशर वॉल्केनो, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का क्या दिया है बच्चों, पहले मीनिंग दिया हुआ है, फिर सेकंड क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द रीजन फॉर द अर्थक्वेक्स। तो अभी मीनिंग देखो, अर्थ मीन्स ग्राउंड एंड क्वेक मीन्स ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, ठीक है। अर्थक्वेक इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इट इज द शेकिंग ऑफ द surface of the earth result from a sudden release of energy in the form of waves. तो earthquake कब आता है, when the primary waves and secondary waves are moving to the opposite direction, that results to the tension in the earth crust, finally leads to the earthquakes, ठीक है। देखो यहाँ पे अर्थक्वेक, हमारा अर्थ है और अर्थ के बीच में क्रैक्स आ गया, शेकिंग ऑफ द अर्थक्वेक्स एंड दैट रिजल्ट्स टू फाइनल अर्थक्वेक्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, बच्चों ध्यान देना, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक। तो कॉजेस क्या है अर्थक्वेक का, पहला कॉज देखो बच्चों, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है मैंने। तो टोटल देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट कॉजेस। कॉजेस मतलब क्या, रीज़न है ना। अर्थक्वेक के पीछे क्या रीज़न है, क्यों हमारे इंडिया में, जापान में, अमेरिका में, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में भूकंप आता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ओके। तो पहला रीज़न देखो बच्चों, पहला रीज़न है मूविंग ऑफ द प्लेट्स। क्या रीज़न है बच्चों, मूविंग ऑफ द प्लेट्स। तो आपको पता होना चाहिए ये जो कॉन्टिनेंट्स है और ये जो अपने ओशन है, ये प्लेट्स के ऊपर है। कौन सा प्लेट्स है आपको पता है, टोटल 7 मेजर प्लेट्स है। यूरेशिया प्लेट्स है, अफ्रीकन प्लेट है, देन यू कैन से अमेरिकन प्लेट है, देन यू कैन से पैसिफिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, सोमाली प्लेट है, ऐसे अंटार्कटिका प्लेट है ना, ऐसे 7 प्लेट्स है। और ये वेव्स के मूवमेंट्स के कारण ये प्लेट्स भी मूव होते हैं, और प्लेट्स अगर मूव होगा तो क्या होगा बच्चों, अर्थक्वेक आएगा, समझो। तो मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स बिकॉज ऑफ द वेव्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स, ठीक है। सेकंड क्या होगा हमारा, कोलाइडिंग ऑफ द प्लेट्स। कोलाइडिंग मतलब घर्षण, ठीक है। तो प्लेट्स है ना एक दूसरे से टकराते हैं, उनका घर्षण होता है ना, दैट रिजल्ट्स टू द अर्थक्वेक्स। ये सेकंड डायग्राम है, दिख रहा है। थर्ड देखो क्या बोला है, दैट इज प्लेट्स आर स्लाइडिंग वन बिलो द अदर। देखो अभी प्लेट्स का क्या हो रहा है बच्चों, स्लाइडिंग हो रहा है एक के ऊपर एक, समझा। तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आएगा, स्लाइडिंग वन बिलो द अदर, ठीक है। प्लेट्स का अगर आपको डायग्राम देखना है ना, मैप देखना है, तो पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18, ऑल द प्लेट्स आर गिवन, ठीक है। अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस का एरिया भी दिया हुआ है उन्होंने, समझ में आया। वॉल्केनोस पिंक कलर ट्रायंगल शेप है, अर्थक्वेक्स का डॉट डॉट है, ठीक है, और प्लेट्स का ब्लैक सिंबल है ना। फोर्थ क्या बोला है, फ्रैक्चर्स, फॉर्मिंग ऑफ फ्रैक्चर्स इन द रॉक्स ड्यू टू द टेंशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अर्थक्वेक क्यों आता है, व्हेन द वेव्स आर मूविंग टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट रिजल्ट्स टू द टेंशन, एंड फाइनली फ्रैक्चर्स आर डेवलप इन द रॉक्स लेयर। ड्यू टू दिस फ्रैक्चर, ड्यू टू दिस टेंशन in the interior of the earth results to earthquake, ओके। तो ये फोर्थ एग्जाम्पल था। और फिफ्थ क्या बोला है, वॉल्केनोस। क्या बोला है बच्चों, ये अर्थक्वेक के कारण एट सम प्लेसेस देयर विल बी वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनोस का मीनिंग हमने पढ़ा था ना, वॉल्केनोस मीन्स the hot, solid, liquid and gaseous material are thrown out from the mantle of the earth to the surface of the earth is called as volcanoes.
समझा बच्चों? और ये वॉल्केनोस के टाइम ऐश, वाटर वेपर्स, पॉइजनस गैसेस, इनफ्लेमेबल गैसेस, हॉट मोल्टेड मैग्मा एंड लावा आर थ्रोन आउट एंड दैट इज़ कॉल्ड एज वॉल्केनोस। ठीक है, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द फोकस एंड एपिक सेंटर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अभी नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हम लोग? फोकस एंड एपिक सेंटर। देखो अभी फोकस का मीनिंग क्या दिया। बिकॉज ऑफ ना, फोकस इज द पॉइंट, ध्यान देना। अभी डायरेक्टली हम लोग फोकस का टेक्स्ट बुक देखना पहले, या फिर चलो पहले मीनिंग देख लेते हैं। फोकस इज नथिंग बट द हाइपो सेंटर। ठीक है, focus is the point on the fault when rupture occurs and the location from the seismic waves are released। तो फोकस जो है वो क्या है? सेंटर में रहता है, हमेशा याद रखना। इट इज़ एट द सेंटर एंड फ्रॉम दैट फोकस ऑल द एनर्जी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। That focus results to the cracks और fault in the rocks। ठीक है, और एपिक सेंटर क्या है? सिंपल है वो भी। एपिक सेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली वर्टिकल अबव द फोकस, द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक्स और अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन ओरिजिनेट्स। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में भी दिया हुआ है कि नीचे जो है ना हाइपो सेंटर, वो हमारा फोकस है। ठीक है, दैट वाज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और उस सेंटर से ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जो राउंड दिया हुआ है वो एपिक सेंटर है। समझा आपको? डायग्राम के साथ में दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया मैंने आपको। टेक्स्ट बुक में देखना अभी, फोकस एंड एपिक सेंटर। Because of the movements occurring below the Earth's surface, tensions are created and it keeps on accumulating. High energy, that is geothermal energy, और temperature है 5000 degree Celsius, is released at the place where the tension mounts up। तो यहाँ पे hypocenter में tension आया when the energy is generated there, है ना, and because of the movements of the waves in opposite direction, that is the center of the earthquake, and that center of the earthquake, that is called focus or hypocenter। ठीक है बच्चों? when the energy waves scatter in all direction, जब energy waves scatter होता है, देखो फिगर 2.12 में फोकस बीच में लिखा हुआ है, और एनर्जी वेव्स है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स स्कैटर हो रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, फोकस हमारा सेंटर है। द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वेयर दिस एनर्जी वेव्स रिच फर्स्ट इज कॉल्ड एपिक सेंटर। तो एनर्जी वेव्स जब पहला पहुंचता है ना अर्थ सरफेस पे, तो उसको हम बोलते हैं एपिक सेंटर। ठीक है, इट इज़ द नियरेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम द फोकस, और फोकस है वो सबसे पास का एरिया है, एकदम पास में, एकदम नियरेस्ट प्लेस है। ठीक है, एंड इट एक्सपीरियंस द फर्स्ट ट्रिमर, इट एक्सपीरियंस द फर्स्ट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि वो पास में है, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द फोकस। ठीक है, when this tension is released at the focus, energy रिलीज एनर्जी ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शन। तो जब ये टेंशन आता है ना, तो जो एनर्जी है प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स का, वो रिलीज़ होता है सभी डायरेक्शन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, सब डायरेक्शन में रिलीज़ होता है। दिस एनर्जी कम्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दिस एनर्जी कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एंड दैट वेव्स आर कॉल्ड एज सेस्मिक वेव्स। और उसके 3 टाइप्स है, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है,
तो पहला कौन सा है, प्राइमरी वेव्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव्स, फिर हम पढ़ेंगे दैट इज सरफेस वेव्स। ठीक है बच्चों, तो पहला पढ़ते हैं हम लोग प्राइमरी वेव्स। देखो अभी उसका डायग्राम भी दिया हुआ है मैंने नीचे। तो दिस आर द फर्स्ट वन who reach to the surface of the earth crust after the energy is emitted or thrown out in the earth interior। मतलब ये जो प्राइमरी वेव्स है ना, इसको हम पी वेव्स बोलते हैं। एंड दिस वेव्स रिच फर्स्ट टू द अर्थ सरफेस। ये पहला वेव है जो पहली बार अर्थ सरफेस पे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, when the energy is emitted from the interior of the earth। ठीक है, and these waves are traveling very fast speed, they having the speed of 30 km/h। ठीक है, they having very fast speed from the focus of the earthquake in a radial direction। देखो डायरेक्शन भी दिया, एरो दिख रहा है, ये रेडियल डायरेक्शन है। ठीक है, subjected to primary waves particles in the rocks। जो रॉक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स में जो सेडिमेंट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स में। दे आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, these waves can travel through all the three states: solid state, liquid state and gaseous state। ठीक है, तीनों भी है। सॉलिड मतलब क्या, हार्ड रॉक्स। लिक्विड मतलब क्या, लावा, मैग्मा, गैशियस, है ना, गैशियस भी है। लिक्विड मतलब लावा एंड मैग्मा, और गैशियस तो सबको मालूम है, गैस, है ना, ऑल टाइप्स ऑफ गैस। But while traveling through the liquid medium, their direction can change। जब वो लिक्विड मीडियम में होती है, लावा और मैग्मा के रूप में होती है, तो वो डायरेक्शन अपना चेंज करती है। Because of this primary waves, the buildings on the earth's surface are moving back and forth, forward and backward, forward and backward। समझो, जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, ट्रेन में बैठते तो देखो कैसा ट्रेन हिलता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। वैसे ही बिल्डिंग्स भी हिलेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, एंड देन द बिल्डिंग्स विल कोलैप्स। ठीक है, नाउ सेकेंडरी वेव्स देखो कैसा है, उनका डायग्राम भी देखो नीचे। जैसे समुंदर में लहरें आती है ना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, वैसे ही सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग होते हैं। ठीक है, so secondary waves which reach to the earth surface after the primary waves। मतलब सेकेंडरी वेव्स प्राइमरी वेव्स के बाद में आते हैं। ठीक है, दिस वेव्स आर स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। ये वेव्स सभी डायरेक्शन में फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, फ्रॉम द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। फोकस से वो सभी जगह पे स्कैटर हो गए, फैल गए। Their velocity is less, उनका स्पीड है ना कम है, less than primary waves। उनका स्पीड, किसका स्पीड, सेकेंडरी वेव्स स्पीड आर लेस देन प्राइमरी वेव्स। ठीक है, दिस पार्टिकल्स lying in the way of their waves move up and down। मतलब रॉक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, जैसे समुंदर में हाई टाइड्स और लो टाइड्स आता है ना, उसी तरह पार्टिकल्स इन द रॉक्स आर मूविंग अप एंड डाउन, and therefore the building will also move up and down and fall down। Okay, buildings will collapse, electric poles will blackout out, transport system get collapse or disturb। These waves can travel only through the solid medium। ये waves कैसे travel होते हैं, only through the solid medium। solid मतलब hard rocks। they get observed by
व्हेन दे एंटर इनटू द लिक्विड मीडियम, ऑब्जर्व हो जाते हैं, सूख जाते हो when they are in liquid medium. The buildings on the earth's surface are moving up and down because of secondary waves. These waves are more destructive, more damageable than the primary waves. ये बहुत ही destructive है और उसके कारण है ना, the what will happen, you know that the buildings get collapsed. There was a big loss of life and properties. The transport system get disturbed. Communication system get collapsed. There will be the cracks on the grounds. There will be a rock sliding and landsliding. And tsunamis are generated in the ocean. बहुत डेंजर होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है. Now let us learn about surface waves. The surface waves are generated after primary and secondary waves. मतलब प्राइमरी गया, सेकेंडरी गया, फिर किसका नंबर आया? सरफेस वेव्स का नंबर आया, ठीक है. फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द एपिक सेंटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, दे ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, राउंड 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 राउंड, ठीक है. सरकमफेरेंस मालूम है ना, गोल गोल घूमते हो, समझो. एंड दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव, दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव, दे आर मूविंग अप एंड डाउन as the water waves do. समझा सबको. causes और most damageable, उनका cause भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है, highly destructive and damageable है. ये मैं समझा सबको. now let us learn about that diagram. देखो अभी एक डायग्राम हमारा रह गया था, वो हम लोग पढ़ते हैं. कौन सा डायग्राम है? सिस्मोग्राफ का. हाँ, ये रहा. मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक. तो हमारा देखो अभी सिंपल सिस्मोग्राम एंड ग्राफ, उसका डायग्राम दिया हुआ है और वो कैसे मेजर करते वो भी दिया हुआ है. तो सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. बच्चों ये क्या है बच्चों? ये इंस्ट्रूमेंट है, एक टेक्निक है, यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द अर्थक्वेक. तो सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द अर्थक्वेक, ठीक है. तो कैसे देखो करते हैं. ए वेट इज़ अटैच टू ए स्प्रिंग. देखो यहाँ पे डायग्राम, फिगर नंबर 2.11, पेज नंबर 14, पेज टेक्स्ट बुक, ठीक है. तो एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के सामने एक बॉल है और बॉल को ना पेन लगाया हुआ है, समझो. और वो स्प्रिंग जब अर्थक्वेक आएगा ना तो वो स्प्रिंग हिलेगा, और जैसे स्प्रिंग हिलेगा देन देयर विल बी है ना मूवमेंट ऑफ द बॉल, एंड व्हाट विल हैपन, द पेन विल मूव अप एंड डाउन डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके. तो remember the pen is attached to the weight required to any movement, and therefore the drum, when this drum with the earth is effect to the line, और ये जो है seismic waves are the waves तो जब मूवमेंट होता है ना तो प्राइमरी वेव्स देखो बहुत ही स्लोली मूवमेंट होता है, टू एंड फ्रो, ठीक है. फिर सेकेंडरी वेव्स आर मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एंड सरफेस वेव्स आर मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेल एज अप एंड डाउन, ठीक है. तो ये हमारा डायग्राम आपको एग्ज़ाम में आने वाला है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ अबाउट द, देखो एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2. तो एक्टिविटी 1 में क्या दिया? हैंग ए हैवी बैग और ए पाउच ऑन द हुक ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस एज शोन. तो आपको एक हैवी बैग लेना है, मिट्टी से भरा हुआ या सैंड से भरा हुआ, और उसको जो हमारा मीटर रहता है ना, जिसे हम वज़न काटा बोलते हैं, जिससे हम है ना वज़न गिनते हैं, तो उस
हैवी बैग और पाउच को आपको वो हुक में लटकाना है, ठीक है, ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। पुल द बैग डाउन, अभी जोर से बैग को खींचना है नीचे, जैसे फिगर 2.13a में दिखा हुआ है, ठीक है। पुल द बैग डाउन एंड रिलीज इट इमीजिएटली। ऑब्जर्व द स्प्रिंग will move up and down, ठीक है। so that is called as secondary waves or that is simply called as primary waves। तो फर्स्ट जो है ना 2.13 का जो एक्टिविटी है वो प्राइमरी वेव्स का है, ठीक है। अभी सेकेंडरी वेव्स कैसे होता है, देखो एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी है ना बच्चों, वो सेकेंडरी वेव्स का है, ठीक है। तो ऑब्जर्व टू स्टूडेंट्स स्टैंडिंग एंड होल्डिंग द एंड्स ऑफ ए रोप्स। दो बच्चे खड़े हुए हैं आमने सामने और उनके हाथ में ना रोप्स है, ठीक है, दोनों ने रोप्स के कॉर्नर को पकड़ा हुआ है। एंड इफ़ वन स्टूडेंट टू गिव ए जंप टू द रोप बाय पुलिंग एट अप एंड डाउन विथ हैंड, तो एक बच्चा जो है वो क्या करेगा, जोर से वो रोप को है ना ऊपर नीचे करेगा। सो देयर विल बी द मूवमेंट of the rope like high tides and low tides, समझो, up and down, so that is called as secondary waves and they are more destructive, they are more। now थर्ड क्या दिया है, देखो अभी एक्टिविटी थर्ड में है ना बच्चों, सरफेस वेव्स का है वो। स्प्रेड रंगोली ऑन ए लार्ज प्लेट, है ना, फ्लिक on the lower side of the plate slide with your fingers, जोर से फ्लिक करो तो रंगोली क्या होगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा जोर से, ठीक है। और उसी तरह से क्या होता है, हमारे सरफेस वेव्स ट्रैवलिंग करते हैं इन ऑल डायरेक्शन एंड देयरफॉर दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक्स। लेट अस लर्न अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक्स। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, हाँ ठीक है, हमने ये सब पढ़ा, अभी हम लोग इफ़ेक्ट्स पढ़ने वाले। इफ़ेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक्स के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल्केनोस के बारे में। आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। सो व्हाट आर द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। देखो अभी पहला इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट मतलब क्या, उसके बुरे परिणाम। इफ़ेक्ट मतलब क्या, उसके ड्रॉबैक्स। इफ़ेक्ट्स मतलब क्या, बैड रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक। समझो, भूकंप का बहुत ही गहरा असर होता है, बुरा असर होता है हमारे पृथ्वी पे और हमारे कॉन्टिनेंट्स पे, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स आर डेवलप ऑन द ग्राउंड। सो बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक्स देयर विल बी क्रैक्स of 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, समझो। सेकेंड क्या बोला है, कॉजेस लैंडस्लाइड्स, लैंड स्लाइडिंग होता है, जैसे अमरनाथ में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, समझो, लैंडस्लाइड्स और रॉक स्लाइडिंग। सो लैंडस्लाइड्स विच लीड्स टू द स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल स्टैंड स्टिल, ओके। समटाइम्स द ग्राउंड वाटर चेंज इट्स कोर्स। देखो क्या बोला है, ग्राउंड वाटर जो है, ज़मीन के नीचे जो पानी है, ग्राउंड वाटर, इट विल चेंज इट कोर्स। क्यों, क्योंकि ज़मीन के नीचे है ना अर्थक्वेक आया ना, और उसके कारण क्रैक्स आया, फ्रैक्चर्स हुए, ठीक है, बहुत गहरा असर हुआ है। तो उसके कारण क्या होगा, द ग्राउंड वाटर विल चेंज इट कोर्स एंड डायरेक्शन। sometimes it will be full of water or sometimes the ground water will dry up, okay students, पूरा पानी में भर जाएगा, या फिर sometimes it will be dry up, wells या फिर जो भी डैम्स है, ठीक है। some areas get uplifted, some areas earthquake के कारण हमने देखा था पहले भी, है ना, some areas will be uplifted because of hard rocks and some areas will be subsidize or subsides, that is called as rift valley, okay। now tsunamis are generated in the ocean। earthquake के कारण
जब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स का मूवमेंट होता है तो सुनामी आता है ओशन में, है ना, सुनामी, एंड दैट विल a big loss of life and property. Tsunamis in the ocean. These waves can cause a great loss of life and property. समझा? इन द कोस्टल एरिया, जो हमारा कोस्टल एरिया, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, कोंकण कोस्ट है, गुजरात कोस्ट है, मलबार कोस्ट है। कोस्टल मतलब किनारा। अभी सुनामी आएगा ना, है ना, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, so that will be a big loss of life and property those who are staying near the coastal area. ठीक है, समुंदर के किनारे पे जो लोग रहते हैं, जिनका जिनका बिल्डिंग्स है, वहाँ पे सभी जगह पे सुनामी आएगा, and that will having a great damage and destruction. Okay, next point क्या बोला है? it snow cover area है ना, अल्वांचेसिस मॉकर, मतलब स्नो कवर एरिया जो है उधर क्या होगा मालूम है? देयर विल बी बिग प्रॉब्लम्स। स्नो कवर एरिया कहाँ पे? हिमालयस में है। एंड इन दैट स्नो कवर एरियाज व्हाट विल हैपन? द स्नो, है ना, विल कम ऑन द ग्राउंड एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम गेट कोलैप्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। कहाँ पे? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, नेक्स्ट क्या बोला है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन रूट्स गेट डिस्टरप्टेड, मतलब अर्थक्वेक्स के कारण जो भी रोड्स में क्रैक्स आया, हाईवेज में क्रैक्स आया, नेशनल हाईवे में क्रैक्स आया, ब्रिज गिर गए, है ना, बड़े बड़े जो हाईवेज है, ब्रिज है ना, अगर वो गिर जाएंगे तो देयर विल बी डिस्टर्ब ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स। हमारा रोडवेज, हमारा रेलवेज will completely get disturbed and all the transport system will be stopped. Communication system, ज़मीन के नीचे जो भी कम्युनिकेटेड वायर्स है ना, ऑल द टावर्स के, तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरा ब्रेक हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक पोल्स विल ऑल्सो ब्लैकल्ड आउट। पोल्स जो होता है ना, रोड के साइड में जो पोल्स है, इलेक्ट्रिक पोल्स, वो भी ब्लैकल्ड आउट हो जाएंगे, है ना। Now, next topic, that is about the volcanoes, we are going to learn in the next lecture. Okay students, volcanoes हम लोग next lecture पढ़ेंगे. Thank you very much.